आज की क्लास में हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। यह इतिहास का चैप्टर 1 है, क्लास 10th का है, ठीक है ना। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। देख लीजिए, पहले बात आप देख लीजिए कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 है, ठीक है ना। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया, यानी ये जो आपको माइक्रोनेशिया, मेलनेशिया, पोलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया लिखा है ना, ये चलिए आपको नक्शा दिखाते हैं। ये रहा आपका नक्शा, ये तो आपका यूरोप है, ठीक है ना। बदल ये आप देख लीजिए, ये हमारा नक्शा है। अगर हम आपसे बात करें, देखिए महाद्वीप की संख्या कितनी है, बोलिए महाद्वीप की संख्या कितनी है, 7। पहले का बात, सबसे बड़ा कौन सा है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, सॉरी एशिया, ठीक है ना। दूसरा, ये जो पीला कलर आपको दिख रहा है ना, ये पूरा एशिया है। कौन सा है, ये पूरा एशिया है। उसके बाद से आपका अफ्रीका आता है, कौन सा आता है, अफ्रीका। फिर ये आपका नॉर्थ अमेरिका, कौन सा आता है, नॉर्थ अमेरिका। फिर साउथ अमेरिका, ये आपको जो नीचे की तरफ दिख रहा है, इसको हम लोग अंटार्कटिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका। और उसके बाद से आता है तो ये आपका यूरोप, कौन सा आता है, यूरोप। और ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया। देखिए इसका मेन नाम क्या है भाई साहब, इसका नाम क्या है, ओशिनिया महाद्वीप नाम है। लेकिन इसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया क्यों कहते हैं, देखिए ये जो आपका ओशिनिया है ना, इसमें 4 गो बड़ा भाग है। आपका माइक्रोनेशिया, मेलिनेशिया, पोलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 जगह है। तो जिसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, जिसके चलते हम लोग इसका नाम ऑस्ट्रेलिया रख देते हैं। बात समझ आ गया। तो आप इसको ऑस्ट्रेलिया कहिएगा कि ओशिनिया कहिएगा, ब्रदर्स आप इसको ओशिनिया कहिएगा, ठीक है ना। ओशिनिया का 4 बड़ा भाग है, माइक्रोनेशिया, मेलिनेशिया, पोलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। और इन चारों में से सबसे बड़ा कोई है तो वो है ऑस्ट्रेलिया है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब बोलिए कि सर आपके मन में कि महाद्वीप किसे कहते हैं, देखिए देखिए ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा चारों तरफ से पानी से घिरा रहेगा ना, उसको महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, महाद्वीप। देखिए ये ज़मीन का हिस्सा है ना, ये अगल बगल से पानी से घिरा है ना, इसे हम लोग महाद्वीप कहते हैं, ठीक है ना। हम इस पे वीडियो बना दिए हैं यूट्यूब पे, ठीक है ना, कि कैसे पृथ्वी, ये जो महाद्वीप है, जो ये आपको जितना ये सब महाद्वीप दिखा है ना भाई, ये सब पहले एक में साटा हुआ था, समय से टूटता 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 चला गया, ठीक है ना। ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, ई वाला, इहो इसी का भाग था, इसी का भाग था, टूट के इसे अलगे हो गया। बात समझ में आ गया। तो ये सब महाद्वीप एक में सटा हुआ था। अल्फ्रेड वेगनर नाम के एक व्यक्ति थे, महाद्वीपीय सिद्धांत दिए थे 1912 में। हम इस पे वीडियो यूट्यूब पे बना दिए हैं, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए दोस्त, यही है आपका, हम इस पे वीडियो बना दिए महाद्वीपीय सिद्धांत क्या है, ठीक है ना। ये जो आपको दिख रहा है वीडियो, नहीं वाला, यही वाला है, क्या है महाद्वीपीय सिद्धांत। ये हम आपको 3 साल पहले ही वीडियो बना दिए थे। आप इसके व्यू पे मत जाइएगा कि इसमें 3 साल पहले ही 48 को व्यू गया है। कारण क्या है ना दोस्त, देखिए व्यू मेरा कम जाने का कारण क्या है कि हम पहले ना यूट्यूब जब ओपन किए थे तो हमको उतना जानकारी नहीं था कि यूट्यूब पे कैसे क्या क्या करते हैं, जिसके चलते हम ये मेरा व्यू कम गया है। टैग वैग नहीं डाले थे, डिस्क्रिप्शन नहीं डाले, कुछ नहीं डाले थे, बस ऐसे ही वीडियो बनाए थे, अपलोड कर दिए थे। तो आप इसको जाके देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। आप इसको व्यू में मत जाइएगा, इसके अंदर बहुत बढ़िया ज्ञान दिया गया है, आप जाके इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ये रहा ये यही रहा है, ठीक है ना, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और एक बात, यदि आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, मेरा बात ध्यान सुनिएगा, यदि आप ब्रदर्स क्लास 12 के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए खास मौका, ये देखिए यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ना, ये पीला कलर में, ये आपका उजाला बैच के माध्यम से हम क्लास 12 के विद्यार्थी जो हैं, जिनको डर लगता है कि मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा, उनके लिए हम सब प्लेलिस्ट तैयार किए। ये देखिए हिस्ट्री का है, ये हिस्ट्री का है दोस्त प्लेलिस्ट। आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा ना, तो आपका, हम बोलते हैं हिस्ट्री में ना अच्छा से अच्छा नंबर आ जाएगा। ये जो देखिए सिर्फ 13 को वीडियो है, ये जितना आपका ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है ना, यकीन मानिए हम खुद पढ़ के गए थे, मेरा हूबहू लड़ गया था ब्रिलियंट। तो ये जितने हैं ना, ये वीडियो में हम पूरा ब्रिलियंट का कवर किए। आप इसको पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको, हम तो नहीं बोलते बता सकते हैं ना कि आपका नंबर कितना आएगा, लेकिन भाई साहब बहुत अच्छा नंबर आएगा। हूबहू मेरा लड़ गया था, हम आपको बता रहे हैं, मेरा एग्ज़ाम में 50 गो में से कितना, 44 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ था। हम आके रोज़ जब एग्ज़ाम दे रहे थे ना, तो रोज़ आके अपने मिला रहे थे रूम पे आके, तो मेरा 44 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री में सही हुआ था। हूबहू मेरा जब एथी हुआ ना, एकदम मेरा नंबर अच्छा खासा आया था। एग्ज़ाम जब आया था, मेरा टोटल नंबर 350 नंबर आया था हिस्ट्री में।
कितना नंबर आया था ध्यान पे ना रहा है, हम आपको दिखा देंगे आपका अपना रिजल्ट। रुकिए हम आपको दिखा ही रहे हैं अभी इसी बात पे। आप बोल दिए तो हम आपको दिखा रहा है। ये आपका देखिए, ये ब्रदर देखिए आपका उजाला बैच है, ये आपका हिस्ट्री का है। और ये आप देख लीजिए, ये वाला आपका पॉलिटिकल है। अभी पॉलिटिकल साइंस चालू किए हैं, पॉलिटिकल साइंस देख लीजिए। ये आपको वीडियो अपलोड करते हैं रोज़, थोड़ा सा लेट करते हैं लेकिन अब रोज़ करेंगे आपके लिए। देख लीजिए और एक बार आपको हम दिखाते हैं रिजल्ट मेरा। देख लीजिए हम, ये मेरा रिजल्ट है। देख लीजिए ब्रदर्स, यह क्या है, यही मेरा रिजल्ट है। देख हम ब्रिलियंट से पढ़े थे, आपको हूबहू बता रहे हैं, ये ब्रिलियंट से पढ़े थे। मेरा देखिए इंग्लिश में कितना आया है, इंग्लिश में 65 नंबर आया है, दिख गया है। और हिंदी में भाई साहब 59 नंबर आया है। उसके बाद हिस्ट्री में देखिए 73 आया है। और भाई साहब पॉलिटिकल साइंस में 74 आया है। जियोग्राफी में 77 आया है। यकीन मानिए हम ब्रिलियंट से पढ़े हैं, मेरा नंबर कबार के आ गया है। आप ज़्यादा दिमाग इनमें से मत घूमिएगा, ये 12th क्लास की बात कर रहे हैं, यह मेरा रिजल्ट है। ठीक है, आप देख लीजिए ना। अब आप उसको प्लेलिस्ट को जाकर पढ़ लीजिएगा, अगर ना तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। यह आपके लिए सुनहरा मौका है। यूट्यूब पे पहली बार हम फ्री में इसे पढ़ा रहे हैं ना, तो दोबारा इसे हम नहीं पढ़ाएंगे। पहला बार हमेशा के लिए अपलोड कर दे रहे हैं। सोच लीजिए कितना लोग इसी यही पढ़ाने के लिए आपसे पैसा लेता है। आप समझदार हैं, ज़्यादा इशारा काफ़ी नहीं है, बस बोल दिए। ठीक है ना, तो चलिए हम अपने पॉइंट पे पहुंचते हैं। देख लीजिए मेरा 348 नंबर आया था। कितना आया था? 348। हम एग्ज़ाम जब दे के आए थे ना, तो हमको पहले ही से पता था कि मेरा इतना नंबर आएगा। सोच लीजिए, कॉन्फिडेंस होता है अपना भाई और रहना चाहिए, तब ना मज़ा आएगा पढ़ाई में। हाँ तो समझ गए ना। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद क्या है, हम आपको देखा था ना ये महाद्वीप कितने सात, उसी महाद्वीपों में से ये आपका है महाद्वीप। इसका ये जो आपको दिख रहा है ना ब्रदर्स, यही है महाद्वीप यूरोप। इसी महाद्वीप में राष्ट्रवाद का भावना का विकास होता है, इसी महाद्वीप में, इस यूरोप में होता है। ठीक है ना, इसी में। तो वही लोग हम चलते हैं, देखते हैं राष्ट्रवाद क्या है। देखिए राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र, क्या कह रहा है कि राष्ट्रवाद यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। इसे राष्ट्रवाद कहते हैं। एक बात बताइए, ये आपका है भाई साहब, ये क्या है, ये आपका महाद्वीप है, पूरा महाद्वीप है ना। और महाद्वीप है तो अगर हम बात करें आपसे, तो ये आपका यूरोप महाद्वीप है। क्या है? यूरोप महाद्वीप। तो इस यूरोप महाद्वीप में, इसको हम दूसरा नाम से लेते हैं। इस यूरोप महाद्वीप में देख लीजिए, ये आपका यूरोप महाद्वीप है। मान लीजिए इस यूरोप महाद्वीप में ये आपका फ्रांस राज्य है, देश है फ्रांस। तो इस एरिया में अगर बात करें तो यह एक मतलब एक भौगोलिक एरिया है ना। और जब ये भौगोलिक एरिया है, खास भौगोलिक एरिया है ना, मतलब कहने का मतलब ये फ्रांस का भूमि है। दूसरा बात, ये तो भौगोलिक एरिया हो गया, खास है। दूसरा बात कि इसमें लोग रहते हैं ना, तो भाई साहब जो लोग रहते हैं उसके अंदर तो कुछ ना कुछ संस्कृति होगा ना। तो इन चीज़ों को कोई ना कोई बर्बाद कर रहा था। ठीक है ना, तो इनको लगा ना कि यार हमारे ऊपर ऐसे अत्याचार हो रहा है, राजा है ना। इन लोगों को अपने देश के प्रति और अपने संस्कृति के प्रति इतना लगा हो गया, एक दूसरे के प्रति इतना प्यार हो गया। अब ये लोग को ना मार दिए, सबको मार धाड़ करने लगे। इसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। इन्हें अपने देश के प्रति और एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र और संस्कृति के प्रति आपको ज़्यादा लगाव हो जाएगा ना, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है ना, इसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। तो ये आपका यूरोप में हो गया था। किसको हुआ था? यूरोप के निवासियों को हो गया था। ठीक है ना, चलिए कह रहा है अगला पॉइंट कि राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनः जागरण के काल से ही हो चुका था। यूरोप में कब हुआ था राष्ट्र भावना पुनः जागरण काल हुआ था? ठीक है ना, लेकिन 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुई। देखिए सबके अंदर नु क्या हुआ था ना, कि भावना जग गया था कि राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद चाहिए, राष्ट्रवाद। लेकिन कोई खुल के आगे नहीं आ रहा था। ठीक है ना, तो भाई साहब जब कोई खुल के आगे ना रहा था, तो ये आपका यूरोप महाद्वीप है। तो इस यूरोप महाद्वीप में एक देश है फ्रांस। ठीक है ना, फ्रांस में 1789 में क्रांति हो गया। इस एरिया में 1789 ईस्वी में क्रांति हो गया। जब क्रांति हो गया ना, बस यही लोगों को इशारा मिल गया, चलो राष्ट्रवाद शुरू करते हैं। मार धाड़ चालू कर दिया। तो भाई साहब फ्रांस की क्रांति जो है ना, ये राष्ट्रवाद की देन है। ठीक है ना, यही आपका राष्ट्रवाद की देन है। फ्रांसीसी क्रांति कब 1789 में होता है? अब क्वेश्चन आपको कुछ समझ आ गया। कह रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो आंसर होगा हमारा पुनर्जागरण। ठीक है ना, क्या होगा? पुनर्जागरण।
दूसरा कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, तो साथियों 1789 में होता है। तीसरा कह रहा है कि राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण किस महाद्वीप में होता है, तो यूरोप में होता है। किस महाद्वीप में होता है, यूरोप में होता है। ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति अर्थात नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, यूरोप में जो यूरोप महाद्वीप है उस महाद्वीप में अगर राष्ट्रवाद जगा था ना, तो ये नेपोलियन का युद्ध का देन था। इस चलते लोगों में अब बोलेंगे नेपोलियन युद्ध का देन का था, तो हम आपको बताएंगे, अभी आपको बता दे रहे हैं कि बस नेपोलियन जिस एरिया को जीत रहा था ना, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव ला रहा था। जैसे मान लीजिए ना, जीत गया तो उस एरिया का टूटा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अगर बता दें आपको, देखिए ध्यान से। देखिए ये सब क्या है, ये जगह है, ठीक है ना, ये सब टूट गया ना। तो मान लीजिए नेपोलियन आया और नेपोलियन आके इस पे आक्रमण किया, क्या किया, इस पे आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण किया तो इसको जीत गया, जब जीत गया तो सबको एक में मिला देगा। क्या कर रहा है, सबको एक में मिला देगा। तो जब सबको एक में मिला जाता तो लोग ना लगेगा ये तो परिवर्तन आ रहा है। तो नेपोलियन का देन ही था ना, जिसके चलते ये यूरोप में राष्ट्रवाद जगा है। क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में किसके आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो साथियों नेपोलियन का। किसे था, नेपोलियन का। अगला कह रहा है कि यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नौ युग का संदेश पहुंचा था। अब बोले नौ युग क्या है, तो हम आपको अभी एग्जाम्पल में समझाया ना कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर छोटा छोटा राज्य है, टूटा हुआ है, और इसको नेपोलियन लेके एक में जुटा कर देगा तो ये एक नया युग हो गया जी। तो लोग इससे ना खुश होंगे, तो इसी का देन था ना, तो लोग एक दूसरे में जुटते गए। ठीक है ना। और एक नया क्रांति नौ युग का संदेश हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस महाद्वीप में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा, तो भाई साहब यूरोप महाद्वीप में। अब हम बुक पॉइंट देखते हैं, कुछ हमारे बुक में शब्द दिया है जिसमें स्टूडेंट परेशान होते हैं, उसी शब्द के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले बात अभिजात वर्गीय परिवेश, ये अभिजात वर्गीय परिवेश क्या होता है, इसका अर्थ सुनो। कह रहे कि उन शक्तिशाली यानी समाज में, किस में, उस जिस समाज में लोग रहते हैं उस समाज में शक्तिशाली, धनी और विशेष अधिकार प्राप्त लोगों को समूह और उनके सामाजिक आर्थिक वातावरण को दर्शाता है। अभिजात वर्गीय उससे कहते हैं। किसी समाज में कोई अमीर बहुत हो गया है, ठीक है ना, क्या हो गया है, शक्तिशाली है, अमीर है, तो भाई साहब जो शक्तिशाली अमीर है तो वो अपना कुछ ना कुछ प्रभाव छोड़ेगा समाज पे ना। किसी को भाव नहीं देगा, सबको चाहेगा कि मेरे ही अंडर में रहो, मेरे से दब के रहो। तो ये अभिजात वर्गीय परिवेश होता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट करेंगे, फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दी। यानी जो फ्रांस की थी राजनीति थी, वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में थी। किसके हाथों में थी, सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में थी। लेकिन जो फ्रांस का क्रांति हुआ ना, ये मार धाड़ इतना किया ना, सबको अभिजात वर्ग से हाथ से निकाल के सबको अखबार में आ गया, रोड सड़कों पूरा लोग उतर गए हर जगह। देखिए कह रहा है कि जर्मनी और इटली छोटे छोटे राज्य में टूटे थे, नेपोलियन ने इनको जोड़ा और राष्ट्र बनाया। ये आज आपको देख रहे हैं, आज के डेट में आप देख रहे हैं, ये आपका आज आप देख रहे हैं जर्मनी और इटली। ध्यान दीजिए नक्शा पे, बाबू देखिए ध्यान से। ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये वाला, ये कौन सा देश है आपका, जर्मनी है। और ये कौन सा है, इटली है। ठीक है ना। ये पहले छोटा छोटा राज्य में था, इसका कोई अस्तित्व नहीं था, सिर्फ नाम था कि जर्मनी इटली, नाम था ऐसा ही। इसमें ना छोटा छोटा राज्य था, क्या था, छोटा छोटा राज्य था, एने से ओने। जिस तरह से आपका भारत था ना, उसी तरह से इसमें छोटा छोटा राज्य था इसमें। तो इसको नेपोलियन ने मार काट करके, जीत करके सबसे ये सबको एकजुट किया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेपोलियन ने ही इटली और जर्मनी के एकीकरण किए थे। एकीकरण का अर्थ होता है कि मतलब उसको मिलाना, पहले से टूटा फूटा है बहुत से भागों में, उसको एक में कीजिए, उसको एकीकरण कहते हैं। देखिए आपका बुक का पॉइंट कह रहा है कि अर्थात नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्य को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। यानी जर्मनी और इटली नाम का तो नाम था, लेकिन देश नहीं था, इसीलिए उसको मिला दिया पूरा ज़मीन को, और उसको नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया जर्मनी और इसका नाम दे दिया इटली दिया। ठीक है, कौन दिया था, ये नेपोलियन दिया था। क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ पर। क्वेश्चन कह रहा है कि किसने जर्मनी और इटली
किसने जर्मनी और इटली के राज्य को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया था? तो भाई साहब नेपोलियन। कौन किया था? नेपोलियन ने। 7 नंबर कह रहा है किसके शासन ने यूरोप में राष्ट्रीय आंदोलन का बीज बीज बो दिया? तो भाई साहब नेपोलियन के। किसके? नेपोलियन के। ठीक है ना। कह रहा है अगला पॉइंट कि नेपोलियन की नीतियों के कारण यूरोप में विरोध और देशभक्ति का उदय हुआ। हाँ, नेपोलियन कुछ नीति ऐसा लाया ना, तो नेपोलियन का ना लोग बहुत स्वागत किए। फिर ना लोग इसको बाद में बहुत धिक्कार किया, नहीं नहीं तुम भी वही काम करो जो लोग कर रहे थे बाकी से। तो वही कह रहा है कि नेपोलियन की नीतियों के कारण यूरोप में विरोध और देशभक्ति का उदय हुआ था। देशभक्ति का कौन जगाया? नेपोलियन ही जगाया था। अब भाई साहब नेपोलियन के द्वारा ही उसमें विरोध हुआ। देखिए आपको सिखाते हैं कैसे। आप नेपोलियन का फोटो देखना चाहिएगा। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं नेपोलियन का फोटो। ये है महाराज नेपोलियन, यही है, देख लीजिए। अगर बात करें ब्रदर ना, देख लीजिए यह फोटो रात के 8 बजे खिंचाया गया है। अब बोलेगा सर आपको कैसे पता है? तो ध्यान दीजिए पीछवा घड़ी है, कहे यहाँ पर घड़ी है, दिख गया? अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो एगो सुई यहाँ पर है और एगो सुई यहाँ पर है। तो नहीं 8:20 में यह फोटो खिंचाया होगा। पूरा तो डिस्प्ले बोलने से ना दिख रहा है, लेकिन हमको तो ऐसा ही लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? तो ये आपका नेपोलियन जी है। इन्हीं के चलते यूरोप में देशभक्ति भी लोग को जगह अंदर जगह और लोग के अंदर विरोध करना भी जगह। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में कई सुधार किए जिनका उद्देश्य था कि फ्रांस को मजबूत बनाना और यूरोप में प्रभाव बढ़ाना। यानी जो नेपोलियन बोनापार्ट था भाई साहब, फ्रांस में पहले क्या था? दूसरे का शासन था। जब दूसरे का शासन था, नेपोलियन जब नेपोलियन जीत गया यूरोप में, वो यूरोप के जगह एक देश है फ्रांस, वहाँ पर तो ये फ्रांस में परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन किया ना, पहली क्या बात इसलिए बदला कि वो चाहता था ना कि मेरा देश जो है फ्रांस, ये शक्तिशाली बने। दूसरा बात, जब शक्तिशाली बन जाएगा ये अगल बगल के राज्यों पे भी अपना अधिकार जमा सके। ठीक है ना, यानी अपना साम्राज्य विस्तार करने के फिर लगा था यूरोप नेपोलियन। देखिए इसका क्या क्या मुख्य थे? क्या था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में कई सुधार किए जिनका उद्देश्य था कि फ्रांस को मौजूद रहना और यूरोप में प्रभाव देना। तो देखिए क्या क्या सुधार किया था फ्रांस में, ध्यान दीजिए। ये जो सुधार किया था ना फ्रांस में, इसी नीतियों को ना चालू कर दिया था दूसरे देशों में, अगल बगल, अपने अगल बगल। देखिए क्या क्या सुधार किया था। पहले क्या बात, नेपोलियन कोड लाया था। कब लाया था? 1804 में लाया था। इस नेपोलियन कोड के तहत क्या होगा? तो सभी नागरिकों के लिए समान कानून, यानी सबके लिए कानून एक समान है। दूसरा, संपत्ति का अधिकार दिया था। ठीक है ना। और दूसरा, समानती विशेष अधिकार को समाप्त किया था। ये नेपोलियन कोड में है। दूसरा क्या किया था? शिक्षा नीति के तहत में ये भाई साहब स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को बनाना शुरू किया था। ठीक है ना। तीसरा, प्रशासनिक सुधार किया था। क्या किया था? प्रशासनिक सुधार किया था। हर जगह केंद्रीकृत प्रशासन और न्याय प्रणाली लगाया था। ठीक है ना। उसके बाद आर्थिक नीति, ये आपका आर्थिक नीति में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कर प्रणाली को सुधार कर, इसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किया था। धार्मिक नीति में क्या किया था? कि चर्च और राज्य के बीच समझौता किया था। और सैन्य नीति में क्या किया था? तो यूरोप के कई देशों पर विजय और फ्रांसीसी प्रभुत्व को स्थापित करना। यानी इसका भाई साहब उसमें से भी कहा कि सेना को ताकत करो और यूरोप के कई कई देशों पर विजय करो और फ्रांस को ताकतवर बनाओ। ये इसका मुख्य नीति था। चलिए मानते हैं ये जो जितने भी नीति आपको दिख रहा है, ये नेपोलियन अगर अपने राज्य में फ्रांस में सिर्फ लागू करता तो चलता, लेकिन यही सब नीतियाँ दूसरे देशों पर लागू करने लगा। जब आप दूसरे देशों पर लागू करिएगा तो आपको क्या लगता है? आप आज़ाद घूमिएगा और आप उसको दबा कर रखिए तो उसको मन में भावना ना उठेगा। अब लोग इसका विरोध कर दिए कि नहीं, ये तो उसी की तरह कर रहा है, हमारा संस्कृति छीन रहा है हमसे, ये अपना संस्कृति थोप रहा है। अब मान लीजिए कोई हमको हमको इंग्लिश बोलने नहीं आता है, कोई आएगा बोले नहीं तुम इंग्लिश बार बार बोलो, तो आप उसका विरोध ना करिएगा। एगो तो तुमको हिंदी, अगर मान लीजिए मेरा भाषा है हिंदी, तुमको हिंदी बोलने ना रहे और तुम हमको थोप रहे हो कि तुम इंग्लिश बोलो, तो हम विरोध न करेंगे। तो ये नेपोलियन से मिस्टेक ईजी हो गया। अगर यह अपना नियम कानून अपने देश से छोड़ के दूसरे देशों में ना थोपता तो भाई साहब इसका कुछ ना कुछ प्रभाव रहता है। ठीक है ना। लेकिन क्या कि अपना ये कानून दूसरे देशों में थोप जाता है। नेपोलियन के चलते अब लोग लग रहा है ये हमारा संस्कृति लेके भाग रहा है, इसे लोग इसका विरोध कर दिए।
कह रहे कि नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की इसका भी लोग विरोध किए और नेपोलियन का हार हो गया, ठीक है ना। जब नेपोलियन का हार हो गया तब देखिए क्या हुआ था। तो नेपोलियन का जब हार हुआ ना तो उसके बाद जितने भी यूरोप के जो राजा जीते थे, जो शक्तियाँ थी, वो भाई साहब ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक जगह बैठे, ठीक है ना। ये सभी लोग क्या किए, बोले कि देखो नेपोलियन जो था वो तो भाई साहब इतना तबाह कर दिया था, बहुत सुधार कर दिया था। अब नेपोलियन हार चुका है, तब कौन बचा है, हमें लोग बचे हैं ना। तो चलो हम लोग वियना जगह है ऑस्ट्रिया की राजधानी में, वहाँ पर बैठते हैं और उस चीज़ को लागू करते हैं जिसको नेपोलियन सुधार दिया था, यानी पुरातन व्यवस्था को लागू करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए वियना कांग्रेस का ये जो वियना जो है ना, ये इसीलिए बैठाया गया था। कब किया गया था भाई साहब, 1815 में किया गया था। देखिए इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्ध और विजय ने अस्त व्यस्त कर दिया था। आपको अगर हम बात कर दें तो आपको बता दें दोस्त, ये अगर आप देखिएगा यूरोप का नक्शा है, तो यूरोप का नक्शा में आप जर्मनी देख लीजिए, जर्मनी देखिए और इटली देखिए, ये आपको दिख रहा है जर्मनी इटली, आपको आज इतना बड़ा दिख रहा है ना जर्मनी इटली। तो ये लोग नेपोलियन का किया था ना, ये सब तो छोटे छोटे भागों में टूटा हुआ था। जब छोटे छोटे भागों में टूटा हुआ था तो नेपोलियन इन सबको मिला दिया था, क्या कहता है, नेपोलियन इन सबको मिला के एक अलग राज्य बनाया था। तो ये सब जितना भी हुआ वियना सम्मेलन 1815 में, ये लोग का किया ना, निर्णय लिया ना कि चलो नेपोलियन जिन जिनको सुधार किया था ना उसको फेन से लागू करते हैं, यानी फेन से इसको तोड़ते हैं सबको, जर्मनी इटली को तोड़ो और बांट दो सबको थोड़ा थोड़ा, ताकि विरोध ना होगा। और तुम तोड़ोगे और तुम अपने ही कंट्रोल में रखोगे तो भाई साहब विरोध होगा, तुम बचा नहीं पाओगे। तुम थोड़ा तोड़ो, तुम कुछ इसको दे दो, इसको तुम इसको दे दो तोड़ तोड़ के। अब जैसे मान लीजिए ये एरिया तोड़ के हम इसको दे दिए, इस बड़ा वाला भाग को, इस एरिया में जो भी होगा भाई साहब, कुछ भी होगा इस एरिया में, तो कौन संभालेगा, ये वाला संभालेगा, ये वाला संभालेगा ना इसको, बोलिए। तो आप मान लीजिए अभी जो अभी मान लीजिए आपका ऑस्ट्रेलिया, पूरा ये आपका ऑस्ट्रेलिया बड़ा है, ठीक। और ऑस्ट्रेलिया का किया, ये क्या किया, तुर्क के छोटा छोटा भाग इसको दे दिया। जो जो कुछ भी होगा, अगर इसके अगल बगल विरोध होगा तो ये ना संभालेगा, है ना आएगा संभालने के लिए, इसीलिए इसको तोड़ दिया। तो भाई साहब वियना सम्मेलन का यही मुख्य उद्देश्य था, यूरोप में जो नेपोलियन सुधार किया था ना उसको फिर से लागू करो। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था, तो भाई साहब ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनी किया था। यह घोर प्रतिक्रियावादी था। घोर प्रतिक्रियावादी कहने का मतलब ये, प्रतिक्रियावादी उसे कहते हैं, ये आपका बुक का पॉइंट है। देखिए प्रतिक्रियावादी हम उसे कहते हैं जो लोग पुराने समय के नियम रीति रिवाज या तरीके सही मानते थे और नए सुधार या बदलाव के खिलाफ थे, उन्हें ही कहते हैं प्रतिक्रियावादी। उसे कहते हैं ये लोग नहीं चाहते हैं ना कि सुधार हो, ये लोग नहीं चाहते हैं कि मतलब लोग नया चीज़ जाने, नहीं जो पहले था वही रहेगा। जिस तरह से अगर आज डेट में अगर बात करें, जो आपकी पुरानियाँ हैं ये घोर प्रतिक्रियावादी, ये लोग भी नहीं चाहते हैं ना कि नहीं ये ना। अगर आपको बात करें तो भाई साहब जब शुरू शुरू एंड्रॉयड फ़ोन आया था तो उस समय कोई चाहता था, जो हमारे बड़ बुजुर्ग हैं वो चाहते थे नहीं मोबाइल मत है मत है मत है। लेकिन भाई साहब समय के अनुसार ना बदलिएगा तो दिक्कत ना होगा। इसीलिए तो ये आपका मेटरिक था ना, ये घोर प्रतिक्रियावादी था। ये कहता था नहीं नहीं जो पहले था वही उसी को लागू करो। तो भाई साहब यही देख रेख कर रहा था, यही हेड था। इसमें कौन कौन देश शामिल हुआ था इस वियना सम्मेलन में, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया, ये 4 देश शामिल हुआ था। गणतंत्र और प्रजातंत्र फ्रांस की क्रांति की देन है, ठीक है ना। किसकी देन है, तो फ्रांस की क्रांति की देन है। कैसे फ्रांस में क्रांति हुआ था शुरू शुरू, इसीलिए वहाँ पर ना गणतंत्र और प्रजातंत्र हुआ था। गणतंत्र प्रजातंत्र एक ही बतिया है, यानी लोगों का बात होगा, राजा अपने मन से नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन करें गणतंत्र और प्रजातंत्र किन क्रांति का देन है, तो साथियों फ्रांस की क्रांति का देन है। करेंगे वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटर्निक युग की शुरुआत हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा तो किस सम्मेलन के माध्यम से नेपोलियन युग का अंत और मेटर्निक युग का शुरुआत हुआ, तो भाई साहब वियना सम्मेलन के माध्यम से। ये पूछ देगा ना, ये पूछता है। अब देख लीजिए कैसे क्या किया इस वियना सम्मेलन के माध्यम से, कैसे कैसे तोड़ा इस सबको आपस में। ये आपका इटली देख लीजिए, कह रहा है कि इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिक ने इसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। यानी इटली पर अपना अधिकार जमाने के लिए क्या किया, इटली को मेटरनिक ने तोड़ दिया अलग अलग भागों में। देखिए का कौन किसको किसको कितने भागों में तोड़ा, देख लीजिए उसका नाम दिया है और किसको किसको दिया वो तोड़ के। पहल का सिसिली और नेपाल का जो क्षेत्र था ना प्रदेश, वह बूर्बो वंश के राजा सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया था, ठीक है ना। सिसिली और नेपाल का किसको दिया था,
तो बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड था, इसको दे दिया, बोला ना कि तुम इसको देख रेख करो, जो कुछ भी होगा तुम इसको देख रेख करना, अगर विरोध होगा तो तुम इसको शांत करना, ठीक है ना। अब बाकी इनडायरेक्ट रूप से हम तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे, ठीक। दूसरा बात, रोम और उसके आसपास का जो क्षेत्र है ना, वो किसको सौंप दिया, तो भाई साहब पोप को सौंप दिया। किसको सौंप दिया, पोप को सौंप दिया। तीसरा क्या है, लोम्बार्डी और वेनेसिया। ये जो आपका लोम्बार्डी और वेनेसिया है ना, यह ऑस्ट्रिया को दे दिया। किसको दे दिया, ऑस्ट्रिया को दे दिया। चौथा नंबर, पार्मा मोडेना टर्कनी, ये किसको दे दिया, तो हैम्बसबर्ग के राजवंश को दे दिया गया। ये छोटे छोटे भागों में तुर्क दूसरे को दे दिया और इनडायरेक्ट रूप से मेटरनिक इन पर अधिकार कर लिया कि हाँ हम तुम्हारे ऊपर देख रेख करेंगे। उसके बाद ये देखिए, जेनेवा और सर्निया पीड माउंट के राज्य शामिल कर, जेनेवा और सर्निया को किसको दे दिया, पीड माउंट के राज्य में शामिल कर दिया। कह रहा है कि जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित रहा। यानी छोटा छोटा भाग में तोड़ दिया, आज दूसरे को बांट दिया। इन सब पे अधिकार किसका था, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से, तो ऑस्ट्रिया का था, मेटरनिक का, ठीक है ना। 39 भागों में जर्मनी का बंटवारा किया था और सबको टुकड़ा टुकड़ा में दे दिया था ऐसे करके। और हमेशा कोशिश किया ना कि जर्मनी में कभी विरोध ना हो एथी का, राष्ट्रीयता का, नहीं, दबा के रखो सबको। करेंगे, मेटरनिक ने फ्रांस में सभी पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना की है, ठीक है ना। मेटरनिक ने जो ये आपका क्या किया, जिस तरह से जर्मनी में किया था पूर्ण व्यवस्था, उसी तरह से फ्रांस में भी किया था पूर्ण व्यवस्था, लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई। लेकिन ये लोग भूल गए थे कि भाई साहब एक बार किसी को आज़ाद होने का मौका मिल गया और आज़ाद होकर कुछ दिन रह लिया, आपको क्या लगता है आप उसको दोबारा कब्जा में कर लीजिएगा? मानते हैं ताकत से कब्जा में कर लीजिएगा, लेकिन बहुत जल्द वो आपको छुड़ा लेगा आपसे। तो वैसे ही न किया, ये वियना सम्मेलन जो हुआ था, ये क्या किया, नेपोलियन, तो चलिए नेपोलियन हार गया। जब नेपोलियन हार गया तो भाई साहब यहाँ पर ये मेटरनिक का युग आ गया। मेटरनिक ताकतवर था तो ये अपने ताकत के बल पे कुछ साल के लिए वहाँ पर क्या किया, लोगों को कंट्रोल कर लिया। फिर उसके बाद ना लोग इसका भी विरोध किया, बस इसको भी ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद जब ये खत्म हुआ, जब फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो वंश के पुनः स्थापना किया गया। लुई 18वां फ्रांस का राजा बना, जिसे जर्मनी में टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया। जर्मनी को टुकड़ा टुकड़ा किया था ना, किसके लिए, तो भाई साहब राष्ट्रीयता का भरना चाहिए, पुरातन व्यवस्था को लागू किया, ठीक है ना। तो उसी तरह से फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था लागू किया था, लेकिन वहाँ पर कोई ना कोई राजा होगा ना, तो वहाँ पर राजा बनाया था लुई 18वां का। और लुई 18वां किस वंश के था, तो बुर्बो वंश का था। किसका था, बुर्बो वंश का था, ठीक है ना। और क्यों बनाया था लुई 18वां का राजा, क्योंकि जो नेपोलियन जिसको तबाह कर दिया था, ये उसको दोबारा लागू करना चाहिए था। देखिए लुई 18वां क्या था, इसके बारे में पढ़ते हैं। लुई 18वां, इसने फ्रांसीसी जनता पर पुरातनपंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। ये जो था ये समझदार था, ये समझ गया था, अरे भाई साहब अभी नेपोलियन इतना सब करके गया है और हमको इसीलिए बनाया है नेपोलियन के विरोध करने के लिए। अगर नेपोलियन का हम विरोध करेंगे तो फिर लोग विरोध कर देंगे और मेरे को गद्दी छोड़ के हटना पड़ेगा। लेकिन क्या किया ना, चलो ये क्या करते हैं ना, ये पुरातन व्यवस्था जो था ना उसको थोपने का प्रयास नहीं किया, यानी कुछ ये सुधार किया। पहले क्या बात, प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। जो प्रतिक्रियावादी थे, यानी जो पहले के जो ये चाहते थे कि पहले ही की जैसे व्यवस्था अभी भी हो, और कुछ ये चाहते थे कि जो अभी व्यवस्था है इसको सुधार कर अच्छा किया जाए, इन दोनों के बीच में ये क्या किया, मेल मिलाप किया, बैलेंस करना शुरू किया, ठीक है ना। जब बैलेंस करना शुरू किया तो दो जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया गया। और यह कब किया था, 1814 में किया गया था, और यह 1848 तक चलते रहा फ्रांस में, ठीक है ना। क्यों चलते रहा, जब तक ये इसका शासन नहीं हट गया, ठीक है ना। तो फिर जुलाई क्रांति हुई, किसका, जुलाई 1830 क्रांति हुई। जब 1830 क्रांति हुई न, तो भाई साहब वहाँ पर 50 दशम शासक बना, यह निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था, ठीक है ना। निरंकुश मतलब पूरा बदतमीज था, और भाई साहब आपको पता है प्रतिक्रियावादी इसका था पुरातन व्यवस्था को लागू करने वाला। इसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्र भावनाओं को दबाने का कार्य किया। ये देखा ना कि फ्रांस में ना ये जो लुई 18वां था उसके समय पे तो कुछ तो ठीक था,
ये देखा था कि नेपोलियन से अभी अभी नेपोलियन ऐसे सब करके गया था, अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो जानता हम पे नाराज़ होगी और हमको फिर डिस्टर्ब करेगी। तो ये तो कुछ ठीक किया, लेकिन जैसे ही ये आया ना, भाई साहब चास दसम, ये क्या किया ना, बोला कि नहीं, नहीं चलेगा। भाई साहब लुई 18 तुमको कुछ छूट दिया था ना, हम तुमको छूट नहीं देंगे, चलो। इन लोगों को क्रांति को दमन करने शुरू कर दिया। लोगों को अथी पूरा डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। इसने कहा किया ना, जो चार्ल्स दसम था, पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया था। ये प्रधानमंत्री जो था ना पोलिगनेक, ये वैसे प्रतिक्रिया था, ये भी था कि पुरातन व्यवस्था को लागू किया जाए। अब बताइए, जिसका राजा भी पुरातन व्यवस्था को लागू करने वाला हो और उसका प्रधानमंत्री भी पुरातन व्यवस्था लागू करने वाला है, तो उसका 100% हो फिक्स है कि ना कि उसका भी पुरातन व्यवस्था लागू होगा उस देश में। तो ये चार्ल्स दसम था। लेकिन क्या हुआ, करते-करते ये ध्यान ही नहीं दे रहा था, हर जैसे ये थोड़ा लापरवाह था चार्ल्स दसम। ये चाह रहा था ना कि लोगों पे कब्जा कर ले, फिर कुछ सुधार भी नहीं करे। इसके जो ये पोलिगनेक था ना, पोलिगनेक पूर्व में लुई 18वें के द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेष अधिकार को विरोध करने का प्रयास किया। ये क्या किया ना, जो लुई 18वां था, ये कुछ नियम दिया था ना, दिया था ना, तो भाई साहब ये क्या किया, सुधार करके बोला ना, जो समाज में ताकतवर इंसान है ना, उनके हाथों में शक्ति दे दिया, उनको अधिकार दे दिया और बाकी लोगों को नहीं दिया। लोग इसका भी विरोध किए और इसके समय में ना, मत पूछिए, अभिजात वर्ग उसे कहते हैं जो श्रेष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? श्रेष्ठ होते हैं, ऊंचे होते हैं, जिनका समाज में विशेष अधिकार होता है, ठीक है ना, उन्हें कहते हैं अभिजात वर्ग। देखिए, इसने क्या किया था, समाजशास्त्र और इतिहास में उन लोगों को कहा जाता है, ठीक है ना, जिनके पास क्या होता है, अधिक धन होते हैं, यानी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, अधिक पद और सत्ता होता है, राजनीतिक शक्ति भी होती है, अधिक प्रतिष्ठा यानी समाज में मान भी होता है। ये लोग क्या है, अभिजात वर्गीय। समाजशास्त्र और इतिहास में इन्हीं लोगों को, जिनके पास ये सब तीनों है, वो लोग क्या है, अभिजात वर्गीय। तो ये क्या किया था भाई साहब, पोलिगनिक इन्हीं को ज़्यादा अधिक दे दिया, इन्हीं को ज़्यादा दे दिया था अधिकार। ये बात बताइए, मेरे पास 50 रुपया है, एक के पास 1 रुपया ना है, तो आप कोई उल्टा आएगा मेरे को ही देगा 100 रुपया, लो। और जिसके पास पैसा ना है तो वो विरोध ना करेगा कि अरे इसके पास तो पैसा वाला ही है, तुम इसे काहे दे रहे हो भाई, हमको दे दो यार, मेरे पास पैसा ना है। और समझ में गया? तो ये क्या किया है, उसी लोगों को ज़्यादा अधिकार दिया है जो हर जगह से एक थे। कारण था ना, देखिए काहे दिए, सुनिए बताते हैं। अगर ना देगा ना, तो भाई साहब ये लोग इसका विरोध करेंगे तो इसका सत्ता हटा सकते हैं ना। नेता जितना होता है ना, बिजनेसमैन का विरोध नहीं करता है, कैसे उसको पैसा में कौन देगा। अगर देखिए, नेता से ज़्यादा जनता खुश ना होती है। जब जनता खुश ना रहेगी तो जनता को कुछ ना कुछ एथी चाहिए ना, तो नेता जो है ना, बड़ा आदमी से ना, बिजनेसमैन से दुश्मनी नहीं करता है। अगर दुश्मनी कर लेगा तो भाई साहब इसके पास पैसा है, ये पैसा दे के गरीबों को भड़का देगा मेरे तरफ, और मेरा गद्दी चला जाएगा। इसीलिए जितना भी बड़ा बड़ा नेता होता है ना, ये विरोध नहीं करता है बिजनेसमैन से। उसी तरह से ये पोलिगनिक तो वही कर रहा है, अपने से अमीरों के से तालमेल लेके चल रहा है, और गरीबों के पास नहीं है। उसको पता है गरीब करेगा क्या, कुछ नहीं करेगा, बस रोड पे चिल्लाएगा, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, और 2 4 अंडा खाएगा, घर भाग जाएगा, कुछ ना होगा। इसीलिए नेता होता है ना, शक्तिशाली लोगों को अपने साथ रख रहा है मिला के, लेकिन गरीब को साइड 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 ऐसे करता है। ये आज की ना इतिहास है ही, आप देख लीजिए, आपके सामने फ्रांस में हो रहा है, उसके बाद आपके देश में भी होता है, वैसे ही हर जगह होता है। देखिए, कह रहा है, प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलिगनिक के विरुद्ध गहरा सोच गए। बाकी जो लोग थे, बोले कि भाई तुम इसको इतना अधिक विशेष अधिकार दे रहे हो, तो हमको नहीं दोगे तो फिर हम तो विरोध करबे करेंगे। तो लोगों ने विरोध किया। चार्ल्स दसम के विरोध में, चार्ल्स दसम जो था, इस विरोध को दबाने के लिए 25 जुलाई 1830 को 4 आदेश जारी किया। क्या किया ना, जब लोग इसका पोलिगनिक को विरोध किया, तो भाई साहब इसका राजा कौन था, चार्ल्स दसम। ये क्या किया ना, कि कहा, तुम सब विरोध कर रहे हो, रुको, तुमको दबाने के लिए, तुम्हारे विरोध को दबाने के लिए कुछ नियम लगा दिया। पहल के बाद नियम लगाया, देखिए क्या क्या किया था। पहल के बाद चार्ल्स दसम ने जुलाई 1830 में ये उपदेश निकाला, बोला ना कि प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी जाए, यानी मीडिया अपने मन से नहीं छापेगी, जो हम दिखाएंगे वही छापेगी। जिस तरह से आज जो होता है, भागलपुर में दोस्त एगो देखिएगा, भागलपुर में प्लांट बन रहा है बिजली का, वहाँ पर अडानी ग्रुप बना रहा है। तो वहाँ पर ना जो बड़े बड़े मीडिया थे ना, हम देखे 1 मिनट के वीडियो प्ले इंस्टाग्राम पे आ गया था रील में, तो वो मीडिया वाला मतलब ऐसे बढ़ाते था, कहते हैं कि बिहार में लगने वाला है उद्योग, आ रहा है, पूरा बिहार के लोगों को मिलेगी राहत, एकदम बढ़ा चढ़ा के देख रहा था। आप उस वीडियो को देखिएगा ना, आपको लगेगा ना कि भाई साहब क्या गजब बिहार में परिवर्तन वाला है। लेकिन एक यूट्यूबर था, वो बेचारा गया भागलपुर में और वहाँ पर जाके रिपोर्ट किया ना, तो जब वहाँ की स्थिति बताया, तो पहले क्या बात कि लोग ज़मीनों के औने पौने दानों में लेके किया अथी
मतलब एकदम तुच्छ की वैल्यू, एकदम 2 कौड़ी उस ज़मीन का औकात ना है उसके नज़र में, वैसे वैल्यू दे के पैसा ले लिया है लीज़ पे। दूसरा बात, वहाँ पर लाखों पेड़ हैं, लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर 10 लाख पेड़ हैं। चलिए हम आपका बात मानते हैं, लोग कह रहे हैं 10 लाख पेड़ हैं, हम लोग बात ना मानते। कम से कम जब लोग 10 लाख पेड़ कह रहे हैं, तो भाई साहब 5 लाख तो होगा ना जी, 5 लाख पेड़ होगा कि ना? तो ये कहाँ से जाएगा? मान लीजिए आपको पता है भागलपुर में कितना लीची होता है, गजब। आप उस पेड़ को सब कटवाइएगा तब ना बिजली प्लांट लगाइएगा। तो आपको दिखाया जाता है क्या कुछ होता है कुछ और, इसीलिए ना ये क्या किया चार्ल्स दशम बोला ना कि नहीं, पहले के बाद तुम प्रेस को रोको, प्रेस को आज़ादी मत दो। दूसरा बात, संसद को भंग कर दो, कोई संसद में आवाज़ नहीं उठाएगा कि ये होना चाहिए, ठीक है ना? संसद में कोई नहीं आवाज़ उठाएगा कि भागलपुर में प्लांट नहीं लगना चाहिए, कैसे इससे पेड़ कट रहा है। दूसरा बात, मताधिकार को सीमित करो, यानी सबको वोट देने का अधिकार मत दो, सबसे छीनो, छीनो, सबको अधिकार मत दो वोट देने का। अंग्रेज ऐसे ही ना किया था, अंग्रेज हमारे देश में 1935 के अगल बगल ऐसे ही किया था। जो एरिया था ना, कुछ एरिया में कुछ लोगों को दे दिया था कि वोट तुम दोगे, बाकी लोग नहीं दोगे, लेकिन उसका सफल नहीं होगा, फेल हो गया था। चौथा कारण कि नई चुनाव प्रक्रिया लागू कर दी गई। देखो, इन आदेशों ने जनता के उदारवादी अधिकार छीन ली गई। ये जो जितना आपको 4 गो आदेश ऊपर दिख रहा है, इन आदेशों के दौरान जो जनता का अधिकार था ना भाई साहब, उदारवादी यानी जो जनता परिवर्तन लाना चाहती थी, उस सोच को ये दबा दिया गया है। तो विरोध तो होबे करेगा। परिणाम क्या हुआ? देखिए इसका परिणाम क्या हुआ था। परिणाम क्या हुआ था भाई साहब कि जनता में असंतोष, लोग खुश नहीं हुए। दूसरा बात, जुलाई क्रांति 28 जुलाई 1830 को 1830 ईस्वी में 28 जुलाई को फ्रांस में गृह युद्ध हो गया। क्या हुआ? गृह युद्ध हो गया। तीसरा पॉइंट है, 4 दशकों को गद्दी छोड़कर कहाँ भागना? इंग्लैंड भागना पड़ा। कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया गद्दी छोड़ के। उसके बाद क्या हुआ भाई? लुई फिलिप साता में आया। लुई जो फिलिप था, यह कहा किस वंश का शासक था? तो आयरलैंड से वंश का शासक था लुई फिलिप्स। ये आपका परिणाम हुआ था इस क्रांति का। देखिए नोट में कराइए, चार्ल्स दशम बुरो वंश का शासक था और लुई फिलिप ये आयरलैंड वंश का शासक था, ठीक है ना? 1800 क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा? 1800 क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा भाई साहब? राजनीतिक प्रभाव में अगर हम बात करें, राजनीतिक प्रभाव में क्या पड़ा, तो पहले का 4 दशकों की सत्ता खत्म हो गई, ठीक है ना? दूसरा बात, लुई फिलिप वहाँ का नया राजा बना। उसके बाद संसद और संविधान को शक्ति बढ़ा दी गई। उसके बाद यूरोप में अन्य देशों में लोकतंत्र और संविधान की मांग को बदलने लगा। लोग देखा ना कि ये भाई साहब फ्रांस में ऐसा कर दिया है, सबको मार के राजा को भगा दिया। अभी आपका नेपाल बना हुआ है जी, प्रधानमंत्री को मार के भगा दिया। कौन जो मिनिस्टर था उसको रोड पे तबड़-तबड़ पीट रहा था, फाइनेंस मिनिस्टर था, रोड पे तबड़-तबड़ जनता पीट रहा था। काहे पीट रहा था? तबाह हुआ था, लोग पागल हो गए थे। बिना मतलब के धांधली हो गया था, पूरा करप्शन हर जगह। परेशान ना हो गए? इसीलिए। तो इससे क्या हुआ, अब जब देखा यूरोप के लोग, अरे फ्रांस में सब हो रहा है तो हम लोग भी कर सकते हैं। तो यूरोप के यानी फ्रांस के अगल-बगल के लोग भी इसका विरोध करना शुरू कर दिए। 1830 क्रांति प्रभावित और सामाजिक प्रभाव के बाद सामाजिक में क्या परिवर्तन आया था? जनता में स्वतंत्रता और समानता की भावना तेज हुई, ठीक है ना? जनता में लोगों ने एकता और सबको एक साथ मिल के रहने की कोशिश किया ना, सबको साथ ना आज़ादी और एक साथ मिल के रहना चाहिए। इन सब में एकदम जागरूकता हुई। दूसरा, शहरों और गाँव में मजदूरों की कर्मचारियों की अधिक मांग, अधिकारों की मांग होने लगी। शहर और गाँव में जो कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, उनको अधिकारों की मांग होने लगी। तीसरा, प्रेस और विचारों की स्वतंत्रता को बल दिया गया, यानी प्रेस मीडिया को आज़ादी दी गई। और इसको और बोला कि नहीं तुम अब एकदम पूरा तरह से अथी करो। राष्ट्रीय और यूरोपीय परिणाम, राष्ट्रीय यानी राष्ट्रीय देश में और अगल बगल महाद्वीप में, उसमें क्या परिणाम प्रभाव हुआ था इस क्रांति का, 1789 से क्रांति का? करेंगे फ्रांस में राष्ट्रवाद को बढ़ावा बढ़ावा मिला, ठीक है? तो फिक्स है, फ्रांस में क्या हुआ? राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। दूसरा पॉइंट, बेल्जियम ने ब्रिटिश और नीदरलैंड से स्वतंत्रता की राह पकड़ी। बेल्जियम और नीदरलैंड, ठीक है ना? बेल्जियम और नीदरलैंड पर ब्रिटिश का शासक था। लोग इसका विरोध किए, ब्रिटिश से नहीं, अब तुम हमको भी आज़ाद करो। जिस तरह से फ्रांस आज़ाद हो सकता है तो हम भी आज़ाद होंगे, तुम मेरे को भी आज़ाद करो। अगला पॉइंट क्या पहुंचा कि यूरोप के अन्य देशों में राजशाही के खिलाफ आंदोलन का प्रसार मिली, यानी यूरोप के अलग अलग देशों में राजा के खिलाफ विद्रोह हो गया कि भाई साहब तुम गद्दी छोड़ो। 1848 की क्रांति देखते हैं, कह रहे कि उदारवादी, पहले पॉइंट बुक के पॉइंट देख लीजिए। उदारवादी किसे कहते हैं? खुले विचार वाला व्यक्ति जो समाज और राजनीति में समानता, स्वतंत्रता और सुधार चाहता है, उसे कहते हैं उदारवादी। यानी खुले विचारों का व्यक्ति होता है जो समाज में और राजनीति में समानता चाहता है, सबको एक साथ है, सबको आज़ादी और सबका सुधार हो, उसी को उदारवाद कहते हैं, ठीक है ना?
देखिए महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी उसे कहते हैं कि वह व्यक्ति जो बड़ी सफलता, सम्मान और उन्नति पाने के लिए प्रेरित और मेहनती होता है। महत्वाकांक्षी उसे कहते हैं, ये चाहता है ना कि मुझे चाहिए, जो चाहिए उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, मुझे पढ़ना होगा खूब पढ़ेंगे। तरक्की किसको चाहिए? महत्वाकांक्षी उसे कहते हैं। लुई फिलिप के बारे में पढ़ते हैं। लुई फिलिप, देखिए यह एक उदारवादी शासक था और यह बहुत ही महत्वाकांक्षी था। आपको तो हम महत्वाकांक्षी बताइए दिए। और उदारवादी, उदारवादी चाहेगा कि परिवर्तन है, सबका शांति विकास हो। और महत्वाकांक्षी जो चाहेगा कि नहीं, एकदम मेरा ही नाम हो, पूरा चाहो, हर जगह मेरा ही चर्चा हो, त्रिभुवन से लेके हर जगह तक मेरा ही चर्चा हो, मतलब जो चाहिए हमको मिल जाए। ये जो लुई फिलिप था, उदारवाद और महत्वाकांक्षी दोनों शासक थे। इसको ना जानता का राजा कहा जाता है। क्या लुई फिलिप को क्या कहा जाता है? कहा जाता है जानता का राजा कहा जाता है। ये जो लुई फिलिप था ना भाई, तो 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया था। किसको प्रधानमंत्री बनाया था? गीजो को। और ये प्रतिक्रियावादी था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया, जिससे जिसे शासन के कार्यक्रम में अभिरुचि नहीं थी और कम जनसंख्या थी। देखिए बुक पॉइंट का अभिरुचि से कहते हैं किसी चीज़ में गहरी और खास पसंद या लगाव, ठीक है ना, उसे अभिरुचि कहते हैं। और पर जो लोग किसी समूह से कम संख्या में, उसे कहते हैं अल्पमत। देखिए लुई फिलिप का किया है, जो समाज में जो है ना अल्पमत में जिनकी संख्या कम है, उनको अपने साथ रखना शुरू किया। अब जिनको मतलब है ना है राजनीति से, और ये बात करें, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो देश में गांव में काम करे, गांव के नली बने या ना बने उससे क्या मतलब है? मेरे पास पैसा है, हम अपने घर के सामने बनवा लिए, तो हमको मतलब है सरकार से। अब सरकार में कौन रह रहा है कौन आ रहा है उससे मतलब ना है। तो सरकार क्या करी? मेरे को अपने तरफ खींचेगी। वो जानेगी कि भाई साहब इसका तो कुछ मतलब है नहीं, वोट मेरे को ही देगा, इसीलिए इसको अपने में मिला लो। लेकिन भाई साहब जो गरीब है उसका क्या होगा? लेकिन लुई फिलिप का किया, ये जनता को अपने साथ नहीं मिलाया। जिनके पास ज़्यादा पावर था ना, अगर बात करें जो समाज के अमीर लोग थे, उनको अपने साथ में मिला लिया था। और जिनको नहीं था रुचि इसमें, पॉलिटिक्स में, उनको मिला लिया। ये आपका, हम आपको इतना पढ़ा दिए लुई फिलिप, और आगे क्लास में आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। ये आपका फ्रांस की क्रांति है और ये आपका महाद्वीप आप देखिए लिए भाई साहब, आप इसको पढ़िएगा। और ये आपका सातों महाद्वीप है। और ये महाराज जी आपके नेपोलियन जी है, ठीक है ना। इनका तो ड्रेस बड़ा वीआईपी है। तो हम आपसे मिलते हैं, अलविदा। आप उसको पढ़ लीजिएगा, 12th वाला उज्ज्वला बैच, ठीक है ना। कोशिश करते रहेंगे, प्रतिदिन वीडियो डालेंगे। थोड़ा सा परेशानी होता है, इंटरनेट प्रॉब्लम, लेकिन करते करते सब ठीक हो जाएगा। लाइफ मस्त है, आप भी इंजॉय कीजिए। और एक बात ज़्यादा समय आपको बता दे रहे हैं, लाइफ में सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए पैसा कमाने पे, बाकी चीज़ों पर साइड कीजिए, सबको साइड कर दीजिए। आपके पास पैसा होना अति आवश्यक है। यदि आपके पास पैसा ना रहेगा तो बाबू कहानी गोल है। सबको साइड करो, थोड़ा सा तकलीफ होगा लेकिन साइड करो, कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं कल।